Hello students, how are you? Hope you all are doing good and fantastic and learning new things on the daily basis to do some great things in future. स्टूडेंट लास्ट क्लास के अंदर हम लोग कर चुके थे सेक्शन 2A से लेके सेक्शन 2H तक और आप लोग समझ चुके थे कि व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्ट्रैक्ट इज, कॉन्ट्रैक्ट है क्या और कॉन्ट्रैक्ट कैसे ऑफर से स्टार्ट होके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपको पता है an agreement enforceable by law, an agreement enforceable by law is a contract। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एग्रीमेंट के अंदर मैं ऐड कर दूं एनफोर्सिबिलिटी को तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, जो हमें बताता है सेक्शन 2H, सेक्शन 2 क्लॉज H के अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है। तो इसका मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो क्या हो सकता है, एनफोर्स हो सकता है, जो कि एनफोर्सेबल है। मगर उन एग्रीमेंट का क्या, जो एग्रीमेंट तो है बट एनफोर्सेबल नहीं है, तो भैया वो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, एक सिंपल कंक्लूजन निकला, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसे कौन से एग्रीमेंट होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे? सो टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, an agreement must possess the essential element of the valid contract as contained in section 10. So when agreement become contract, भैया इसको जब enforceable हो जाएगा वो, और enforceable कब होगा, enforceable तब होगा जब एग्रीमेंट के अंदर सारे essential एलिमेंट होंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। भैया वो essential एलिमेंट दिए कहाँ पे हुए हैं, वो दी हुई है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। अब सेक्शन 10, तो बच्चों अब ये सेक्शन 10 कह क्या रहा है? सेक्शन 10 कहता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट आर नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड by the act to be void and where necessary satisfy the requirement of any law as to the writing or attestation or registration। ये क्या कह रहा है, ये पूरी लाइन के अंदर जो हमने बोला है, अभी स्टेप वाइज करते हैं, ये बता रहा है इसेंशियल एलिमेंट। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, जब मैंने वर्ड यूज किया ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, तो यानी कि एग्रीमेंट तो होना चाहिए ना पहले, फिर लगा दिया इफ, यानी कि कंडीशंस हो गई। दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। बच्चों दूसरी एसेंशियल एलिमेंट हो गया कि फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज होनी चाहिए। कैसी पार्टीज? कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज कैसी होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए? यानी कि भैया जो आपने प्रॉमिस किया उसके बदले आपको जो मिल रहा है वो जो उसको कहते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए? कंसिडरेशन होनी चाहिए लॉफुल। और ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय द एक्ट टू बी वॉइड। बेटा जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके अंदर कहीं मना ना क्या, उसके अंदर ऑलरेडी ना बोला हो कि भैया ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में तो आप एंटर कर ही नहीं सकते। तो अगर ऐसा है तो भैया वो वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, यानी वो वाले एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एनफोर्सेबल नहीं हो पाएंगे। ये हो गई पांचवी कंडीशन। नेक्स्ट वन, वेयर नेसेसरी सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ as to writing or attestation or registration। यानी कि अरे तो 6 था, यानी कि भैया इफ देयर इज एनी compliances
कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन है, कुछ कंडीशंस है कि भैया आपको ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही होना चाहिए, इसको टेस्ट करवाना जरूरी है। तो एनफोर्सेबल करवाने के लिए हमें वो अटेस्ट करवाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा हूँ तो उसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। अगर मैंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया, स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करी, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है जहां पे लीगल कॉम्प्लायंसेस है, लीगल फॉर्मेलिटीज है, वो भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट ये 7 कंडीशन ऐसी दे दी सेक्शन 10 में, जो सेक्शन 10 कहता है कि भैया ये कंडीशंस अगर पूरी होएगी तब एग्रीमेंट जाके क्या बन पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। मगर इस 7 के अलावा भी 4 कंडीशंस और है जो कि इसेंशियल मानी जाती है। यस स्टूडेंट, इन 7 के अलावा भी 4 और कंडीशन है जो सेक्शन 10 में मेंशन नहीं है, बट उनको हम इसेंशियल मानते हैं। जैसे भैया एग्रीमेंट होने के लिए 2 पार्टीज चाहिए, एक प्रोमिसर हो और एक प्रोमिसी हो। एक व्यक्ति अपने आप से थोड़ी ना कोई एग्रीमेंट कर लेगा, अपने आप से थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। एक व्यक्ति अगर कोई सामान बेच रहा है, वो खुद बायर और खुद सेलर थोड़ी ना हो जाएगा, अपने आप से सामान थोड़ी ना खरीद लेगा। सो भैया 2 पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा, उन पार्टीज की इंटेंशन जो है वो एक लीगल रिलेशनशिप के अंदर एंटर होने की होनी चाहिए। अब अगर आपकी इंटेंशन ही नहीं है कि आप लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करो, तो कोर्ट उसे कैसे इन्फोर्स करवा लेगा, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ कैसे हो जाएगी। तो दूसरी कंडीशन होगी भैया आपकी इंटेंशन, एग्रीमेंट करते हुए आपकी इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और सरल, भैया सर्टेन होना चाहिए। हमने बोला सर्टेनिटी होनी चाहिए, यानी कि हमने बोला कि भैया हमारा एग्रीमेंट है, कोर्ट के पास भी हम बोल रहे हैं कोर्ट सर हमारे इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करो, सामने वाला व्यक्ति करने को तैयार नहीं है, वो तो भैया कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं कर रहा। कोर्ट ने पूछा भैया क्या एग्रीमेंट है, मैंने कहा मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये क्या नाम है इसका, आकाश का। आकाश को बोला था कि आप मेरे को 1000 लीटर ऑफ ऑयल सप्लाई करोगे। उन्होंने बुलाया आकाश को, बोला हाँ भाई क्यों नहीं इसको कर रहे सप्लाई तुम 1000 लीटर। आकाश कहता कौन सा ऑयल, मैं तो कोकोनट ऑयल भी सप्लाई करता हूँ, मैं तो कुकिंग ऑयल भी सप्लाई करता हूँ, मैं तो कैरोसिन ऑयल भी सप्लाई करता हूँ। जनाब कौन से ऑयल की बात कर रहा है। अब कोर्ट कौन से ऑयल को भैया बोलेगा कि सप्लाई करो, सर्टेनिटी नहीं थी, पता ही नहीं था, क्लियर ही नहीं था एग्रीमेंट की किस ऑयल की बात हो रही है। तो कैसे कोर्ट एनफोर्स करवा लेगा, मेरे मन की बात कैसे समझ जाएगा कोर्ट कि मैं किस ऑयल की बात कर रहा था। तो स्टूडेंट देयर मस्ट बी द सर्टेनिटी। और चौथा बच्चों पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस की। मैंने बोला भैया एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब एक एग्रीमेंट कर दिया जो कि पॉसिबल ही नहीं है, कहां से करवा लेगा लॉ उसे एनफोर्स। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। एक एग्रीमेंट कर लिया मैंने कि तुम्हें मैजिक से फर्स्ट रैंक दिला दूंगा अगर तुम पढ़ाई ना भी करो। अब आपने केस कर दिया कि जी हमारा तो फर्स्ट रैंक आ नहीं रही और सर ने कहा था कि मैं मैजिक से दिला दूंगा। भैया वो मैजिक मेरे कहने का मतलब था कि तुम मेरी क्लासेस अटेंड करोगे, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे। अब तुम तो उसको लिटरली मैजिक ले लिया। अब कहां से कोर्ट उसे बोलेगा कि भैया मैजिक करो, इसको फर्स्ट रैंक दिलाओ। फर्स्ट रैंक दिलाने का मतलब है कि भैया आप मैजिक हो जाता है, किसी भी बच्चे के अंदर मैजिक पॉसिबल है, यानी कि मिरेकलस वे से आप लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। मगर वो तो तब है ना जब एफर्ट्स करोगे, बिना एफर्ट्स के तो मैजिक भी नहीं होगा भैया। तो ये वाला तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती ना, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस।
जो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, कोर्ट कैसे इन्फोर्स करवा लेगा? तो भैया ये भी आपका एसेंशियल एलिमेंट होता है, इवन दो मेंशन नहीं है। तो हम लोगों ने देखा भैया 7 पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 10 में मेंशन है कि ये सारे अगर एसेंशियल पॉइंट्स हुए तब कोई एग्रीमेंट आपका क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और कुछ पॉइंट्स जो एसेंशियल समझे जाते हैं मगर सेक्शन 10 में मेंशन नहीं है, वो भी हमारे एसेंशियल है। अब वन बाय वन हम इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में करते हैं। तो कौन से थे? एज पर सेक्शन 10 गिवन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इट मस्ट नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर टू बी वॉइड एज पर द सेक्शन 24 to 30, या वेजर एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, सट्टा वगैरह वाला एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। तो उसको भी कोर्ट कहता है कि भैया ये वाला एग्रीमेंट आपका नहीं हो सकता इन्फोर्स, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज अगर है कुछ, यानी कि अगर बाय लॉ उसको बोला हुआ है कि वो आपका रिटर्न में होना चाहिए, अटेस्ट होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। अब ऐसी चीजें जो आपको सेक्शन 10 के अंदर गिवन नहीं दी हुई मगर उन्हें एसेंशियल कंसीडर किया जाता है, आपको नजर आ रहा होगा 5 है। बेसिकली आपके स्टडी मटेरियल के अंदर ये लिखा हुआ है कि भैया आईसीए के स्टडी मटेरियल के अंदर मेंशन है कि ये फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, कि इट इज नॉट मेंशन इन सेक्शन 10 बट आर कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल। मगर भैया ये सेक्शन 10 में मेंशन है, ये सेक्शन 10 के अंदर मेंशन है कि जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए, बेशक वो अटेस्टेशन की हो, आपकी रजिस्ट्रेशन की हो या इन राइटिंग होने की हो। जैसे अगर हम इंश्योरेंस का एग्रीमेंट करते हैं वो इन राइटिंग होना चाहिए, तो वहां पे ऑलरेडी मेंशन है सेक्शन 10 के अंदर। मगर अब अगर एग्जाम में आपको आ गया स्टडी मटेरियल में यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो तुम यहाँ पे भी लिख देना उस पॉइंट को, ठीक है। अब कौन सी थी? 2 पार्टीज, इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम करते हैं उन पॉइंट्स को जो कि सेक्शन 10 के अंदर गिवन नहीं है बट दे आर कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल एलिमेंट्स। 2 पार्टीज होनी चाहिए। भैया 2 पार्टीज क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एक अकेला आदमी अपने साथ, खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। भैया एक प्रोमिसर होना चाहिए, दूसरा प्रोमिसी होना चाहिए, या एक ऑफरर होना चाहिए और एक ऑफरी होना चाहिए, या एक बायर होना चाहिए और एक सेलर होना चाहिए। 2 पार्टी तो होनी ही चाहिए ना। एक पार्टी खुद से एग्रीमेंट नहीं कर सकती, एक पार्टी खुद से एग्रीमेंट नहीं कर सकती, तो कहते हैं कि भैया 2 पार्टीज होनी चाहिए। ये हो सकता है कि जरूरी नहीं कि दूसरी पार्टी एक नेचुरल पर्सन हो, दूसरी पार्टी एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकती है, लेकिन कंपनी हो सकती है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई स्टैच्यूटरी बॉडी हो सकती है, मगर दूसरी पार्टी होनी चाहिए। नेचुरल है, पर्सन है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। और अगर हम दूसरी पार्टी की आइडेंटिटी असर्टेन ही नहीं कर सकते किसी एग्रीमेंट के अंदर, तो वो एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। इनफैक्ट वो एग्रीमेंट ही नहीं बन सकता जहां पे दूसरी पार्टी की हम आइडेंटिटी असर्टेन ना कर पाए। सो गिव मी योर ब्यूटीफुल स्माइल। अगर ये पॉइंट क्लियर हो चुका है तो इससे रिलेटेड एक केस था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया केस था, स्टेट ऑफ गुजरात का और रमन लाल एंड सन्स एंड कंपनी का। गवर्नमेंट हार गई थी इस केस के अंदर। यहाँ पे एक सेल टैक्स ऑफिसर था। भैया सेल टैक्स ऑफिसर को पता चला ये रमनलाल सन्स एंड कंपनी जो है ये अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। आपको इधर इतना पता होना चाहिए कि भैया
फर्म एक सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी तो है, लीगल एंटिटी नहीं है अपने पार्टनर से, क्योंकि पार्टनर्स कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स कलेक्टिवली फर्म कहलाते हैं। अब जब ये फर्म डिसॉल्व कर रहे थे, इन्होंने फर्म के असेट्स टेक ओवर कर लिए। जब एसेट्स रिलीज करते हैं डिसोल्यूशन में, हम क्या कर सकते हैं? हम उन्हें बेच सकते हैं, हम उन्हें अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं, और पार्टनर्स उन्हें खुद भी टेक ओवर कर सकता है। अब हुआ क्या, फर्म के जो असेट्स थे ये पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिए। अब ये सेल टैक्स ऑफिसर जो था कहता जी मैं तो इसे सेल्स मानूंगा कि फर्म ने ये सामान तुम लोगों को बेचा है, इसके ऊपर टैक्स पे करो, सेल टैक्स पे करो। ये चले गए कोर्ट पे। इनफैक्ट कोर्ट पे ये नहीं गए, सेल टैक्स ऑफिस चला गया, कहते कि ये हमारी कोई सेल्स वेल्स नहीं, हम इस पे टैक्स नहीं देंगे। अब ये चले गए कोर्ट के अंदर, इनके ऊपर केस करने की, जिनका सेल टैक्स बनता है इनको फाइन भरना पड़ेगा। तो रमन लाल एंड सन्स के फेवर में केस की प्रोसीडिंग हुई। कहते भैया फर्म और पार्टनर्स कोई सेपरेट एंटिटी है ही नहीं, सेल्स के लिए कोई बायर होना चाहिए, कोई सेलर होना चाहिए। एक पार्टी अगर तुमने पार्टनर्स बना दी तो दूसरा व्यक्ति कौन है जो सेल कर रहा है? क्योंकि पार्टनर कलेक्टिवली ही तो फर्म है, दूसरा पर्सन ही नहीं है। तो देयर मस्ट बी द टू पर्सन, दो पर्सन होने चाहिए। तो एक लैंडमार्क जजमेंट है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल सन्स एंड कंपनी के अंदर, जो कि बोलता है भैया मेंशन नहीं है सेक्शन 10 के अंदर, बट देयर मस्ट बी द टू पार्टीज फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टीज होनी चाहिए। अगर क्लियर है तो ब्यूटीफुल सी स्माइल दे दो, यूर स्माइल वुड इनकरेज मी, और मेरे पास उसकी एनर्जी पहुंच जाएगी। सो अदरवाइज आप लोग मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, जितने मर्जी डाउट्स पूछो, एन नंबर ऑफ डाउट्स अगर आते हैं। हमारी क्लास में डाउट्स ही नहीं आते। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए बच्चों। अब मानो आपकी इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, तो भैया वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ कैसे हो जाएगा? मैंने अपनी बीवी को बोल दिया बीवी मैं तेरे को डायमंड नेकलेस ला के दूंगा। अब मैंने बोल दिया डायमंड नेकलेस ला के दूंगा, मगर बाद में कोविड आ गया, बिजनेस डाउन हो गया, मैं कहा मैं नहीं दिला रहा अभी, मेरा जो होगा सो होगा, मगर कानूनी रूप से मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरी वाइफ कोर्ट पे जाती है और बिकॉज क्यों करती है जी इन्होंने डायमंड नेकलेस दिलाने का प्रॉमिस किया था और उसके बदले मैंने इनको अच्छा अच्छा खाना बना के दिया और अब ये दिला नहीं रहे, तो कोर्ट बोलेगा भैया तुम्हारा डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, घर की बात है। जब उन्होंने बोला था उनकी मर्जी यानी कि मेरी मर्जी कोई लीगल रिलेशनशिप के अंदर एंटर करने की थी नहीं थी, ये तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, तो मेरी कोई भी मर्जी नहीं थी कि मैं किसी लीगल रिलेशनशिप के अंदर एंटर करूं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन जाएगा? तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू यू। सो देयर मस्ट बी इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो सोशल नेचर के मैंने अपने दोस्तों को पार्टी में बुला लिया और पार्टी दी नहीं, ये सोशल एग्रीमेंट हो गया। या डोमेस्टिक फैमिली के बीच में आपस में एग्रीमेंट हो गया। जो सोशल या डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट होते हैं वो एनफोर्सेबल नहीं हो सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्यों? क्योंकि देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, तो लीगली उनको एनफोर्स कैसे कराया जाए। होप दिस वन इज क्लियर टू यू। ओके फैंटास्टिक, कम ऑन द नेक्स्ट केस। अब इसमें आ गया केस कौन सा भैया, केस स्टडीज आएंगी ही नहीं आपको एग्जाम में, बट स्पेशल क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आ गई तो आप किसको प्रॉब्लम किसको कंप्लेंट करोगे? तो कोई आके कंप्लेंट सुनने वाला नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट तो आनी चाहिए। और सबसे फेमस लैंडमार्क जजमेंट थी इस इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप की यानी कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट से रिलेटेड बाल्फर वर्सेस बाल्फर केस। और बाल्फर वर्सेस बाल्फर केस में क्या था? बाल्फर वर्सेस बाल्फर केस में एक मिस्टर बाल्फर थे और एक मिसिस बाल्फर थी।
मिसिस बाल्फर ने मिस्टर बाल्फर पे केस किया था, तो इसलिए बाल्फर वर्सेस बाल्फर है। अब ये क्या था, जो मिस्टर बाल्फर थे, मिस्टर थे, ये थे एक सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट थे। कहां पे थे? सिलोन में। बेटा सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। तो ये सिलोन में क्या थे? सिविल सर्वेंट थे। अब ये अपनी वाइफ के साथ, मिसेस बाल्फर के साथ घूमने गए इंग्लैंड में। अब जब छुट्टियां खत्म हुई, मिस्टर बाल्फर को सिलोन वापस आना पड़ा, तो उस टाइम पे मिसेस बाल्फर की होगी तबीयत खराब। वो कहती मैं तो आ नहीं सकती, उनकी हो गई तबीयत खराब। वो कहती कि मैं तो आ नहीं सकती। उसने कहा ठीक है मैं चले जाता हूँ, मेरी तो नौकरी है, मुझे तो नौकरी करनी है, मैं चले जाता हूँ, बट मैं तेरे को 30 पाउंड हर मंथ भेजते रहूंगा तेरी देखभाल करने के लिए, ताकि तू अपना खर्चा कर पाए। 30 पाउंड बहुत बड़ी रकम थी। अब मिस्टर बाल्फर चले गए। बाद में मिसेस बाल्फर हो गई सही। अब जिस मिसेस बाल्फर सही हो गई, उन्होंने बोला मैं तो इंग्लैंड छोड़ के नहीं जाऊंगी सिलोन में, मैं इंग्लैंड छोड़ के सिलोन आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी, आपके पास वापस नहीं आऊंगी। हो गया झगड़ा। मिस्टर बाल्फर ने वो जो 30 पाउंड भेजते थे वो भेजने कर दिए बंद। मिसेस बाल्फर ने केस कर दिया मिस्टर बाल्फर के अगेंस्ट कि भैया 30 पाउंड तो देने पड़ेंगे, आपने एग्रीमेंट किया होता और रिटर्न एग्रीमेंट था। अब कोर्ट ने बोला भैया जब मिस्टर बाल्फर ने एग्रीमेंट किया था तब आप उनकी बिलव्ड वाइफ थी, अब तो झगड़ा हो रहा है। उन्होंने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन किया था, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट था। एट दैट टाइम उनकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी टू बी एंटर इनटू द लीगल रिलेशनशिप। अब क्योंकि इंटेंशन ही नहीं थी टू क्रिएट अनदर लीगल रिलेशनशिप, तो हम उसको कैसे एनफोर्स करवा ले। तो इसलिए स्टूडेंट उन्होंने बोला था कि हर उनका एक्शन यानी कि मिसेस बाल्फर का एक्शन डिसमिस कर दिया गया ऑन द ग्राउंड दैट नो लीगल रिलेशनशिप हैज बीन कंटेम्पलेटेड एंड देयरफॉर देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती उन लोगों के बीच में, तो एग्रीमेंट कैसे होगा, कैसे इन्फोर्स हो सकता है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ये वाला एक लैंडमार्क जजमेंट थी जो कि आपको याद होनी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। यहां पे एक बहुत जरूरी शब्द है प्रिजम्पशन। स्वीट सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट के कैटेगरी के अंदर हम ये प्रिजम्पशन लेके चलते हैं कि देयर वाज नो इंटेंशन टू बी एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप, कि भैया लीगल रिलेशनशिप के अंदर एंटर होने की कोई भी इंटेंशन थी ही नहीं व्यक्ति की। देयर वाज नो इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप, प्रिजम्पशन मान के चलते। यानी कि अगर आपको लीगल रिलेशनशिप का कुछ क्रिएट करना है तो यू शुड हैव मेंशन्ड इट इन द एग्रीमेंट कि देयर विल बी द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। उसको रजिस्टर्ड करवाओ, तब आप डोमेस्टिक एग्रीमेंट को भी कुछ केसेस में एनफोर्स करवा सकते हो। मगर नॉर्मली एक प्रिजम्पशन मानी जाती है डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट में देयर वाज नो बी इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप। अब मैं कुछ केसेस बताता हूँ। मैंने बताया था भैया ऑफर होनी चाहिए, वो एक्सेप्ट हो जाए तो वो प्रॉमिस बन जाता है, उसमें कंसिडरेशन फॉर ईच अदर हो तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। मगर कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थी तो हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। जैसे एक फादर ने प्रॉमिस कर दिया अपने बेटे को, फर्स्ट केस के अंदर एक फादर ने प्रॉमिस किया अपने बेटे को, बेटा तो फर्स्ट टाइम में क्रैक कर ले तो 1 लाख रुपए दूंगा, तो फर्स्ट टाइम में सीए क्रैक कर ले, सीए बन जा, मैं तेरे को 1 लाख रुपए कैश प्राइज दूंगा। अब बेटे ने कर लिया। अब बेटा कह रहा है 1 लाख रुपए दो। पिताजी कहते बेटा
ये तो ध्यान नहीं दिया, मैं तेको 1 लाख रुपए दूंगा, मैंने बोला था कि अगर तू सीए कर ले, इट वाज ओनली फॉर इंकरेजमेंट। अब तू ऐसे बहुत लाखों रुपए कमा सकता, अब तू सीए बन गया, मैं नहीं दे रहा। बेटे को गुस्सा आया, उसने कहा पापा मैं तो आपके अगेंस्ट केस कर दूंगा, आपने मुझे धोखा दिया, आपने को प्रॉमिस मेरा तोड़ा है। ऑफर थी, यस। एक्सेप्टेंस थी, यस। कंसिडरेशन फॉर ईच अदर थी, हाँ थी, क्योंकि फादर के कहने पे उसने फर्स्ट रैंक लाके दी, और फर्स्ट रैंक लाके दी यानी क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर से एग्जाम, और बेटे को मिल रहा था उसके बदले 1 लाख रुपए कंसिडरेशन थी। बट क्या मान के चलेंगे कि देयर वाज अ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप? नहीं, डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट में हम प्रिजम्पशन मान के चलते हैं देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो वो एनफोर्स नहीं हो सकता। अब एम ने अपनी वाइफ को, ये मैं ही था एम, अपनी वाइफ को बोल दिया कि भैया मैं तेको डायमंड नेकलेस ला के दूंगा अगर वो पार्टी में जाती है, उनके साथ चलती है। वो पार्टी में चली गई, मगर एम ने डायमंड नेकलेस ला के नहीं दिया। ऑफर थी, यस थी। एक्सेप्टेंस थी, कौन मना करेगा कि भाई डायमंड नेकलेस नहीं चाहिए। कंसिडरेशन थी, हाँ बोलने पे पार्टी पे जा रहे थे और पार्टी पे जाने के बदले डायमंड नेकलेस मिल रहा था। मगर क्या इंटेंशन थी टू एंटर इनटू द लीगल रिलेशनशिप? नहीं। अगेन सोशल नेचर के एग्रीमेंट में हम मान के चलते देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप। अब मैंने प्रॉमिस किया एक मंदिर में, मैंने कहा सर पंडित जी मैं ना यहाँ पे एसी लगा के दूंगा, भगवान का घर है, यहाँ पे एसी होना चाहिए, बड़ी गर्मी होती है। मगर जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकला, मेरे को कुछ गरीब बच्चे वहाँ पे नजर आए धूप में बैठे हुए। मैंने कहा यार इससे अच्छा है इन लोगों को स्कूल में दाखिल करूँ और इन लोगों के ऊपर ये पैसे खर्च कर देता हूँ। तो मैंने वो पैसे उनके ऊपर खर्च कर दिए और पंडित जी को मना कर दिया। ऑफर थी, एक्सेप्टेंस थी, यस। कंसिडरेशन ही नहीं थी वैसे तो। और इस केस को भी हम एज्यूम करके चलेंगे देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इवन दो ये मेरा वॉलंटरी एक्ट था, तब भी वॉलंटरीली मैंने प्रॉमिस किया था, तब भी वो एनफोर्स नहीं करा सकते। ए ऑफर्स टू बी टू परचेज हिज कार, बेटे तो कमर्शियल नेचर का हो गया, 4 रुपीज 2 लैख। ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, बट कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि वेदर दे आर गोइंग टू बी एंटर इनटू द लीगल रिलेशनशिप और नॉट, कहीं पे मेंशन नहीं है। अब अगर कहीं पे मेंशन नहीं है कि वेदर दे आर रेडी टू, वेदर दे आर एंटरिंग इनटू द लीगल रिलेशनशिप और नॉट, तो हम क्या मान के चलेंगे? कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट में हम मान के चलेंगे कि कोई कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट हो रहा है, तो उनकी इंटेंशन थी टू एंटर इनटू द लीगल रिलेशनशिप, सॉरी राइट लगाना था, उनकी इंटेंशन थी टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप। सो होप स्टूडेंट दिस वुड बी द क्लियर टू यू, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ध्यान रखना कमर्शियल एग्रीमेंट जो भी होंगे वी विल प्रिज्यूम दैट देयर वाज अ इंटेंशन टू बी क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, यानी कि कोई भी अब बाय और सेल का ऑफ गुड्स सर्विसेज किसी भी टाइप का अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो जो कि कमर्शियल नेचर का है कि भैया मैं एएमसी लेता हूँ आपके कंप्यूटर को सही करने की, उसको सही करने के लिए, तो भी भैया आपका वो क्या माना जाएगा, एक इंटेंशन मानी जाएगी कि इंटेंशन थी आपकी टू एंटर इनटू द लीगल रिलेशनशिप, अगर कोई भी कमर्शियल नेचर का होगा, बेशक मेंशन हो या ना हो। मगर 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 अगर पार्टी एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर देती है कि अपने एग्रीमेंट के देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, भैया जब तुमने लिखी दिया देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, तो कोर्ट उसे एनफोर्स नहीं करवा सकता, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप लोग 2 कंडीशन समझ चुके हो। कौन सी 2 कंडीशन तुम लोगों ने समझी है? पहली कंडीशन समझी है देयर मस्ट बी द भैया 2 पार्टीज, 2 पार्टीज होनी चाहिए। दूसरी देयर मस्ट बी द इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट वन स्टूडेंट देयर मस्ट बी द सर्टेनिटी। अब इमेजिन करो जिसमें सर्टेनिटी नहीं होगी जिस एग्रीमेंट को, उसे एनफोर्स कैसे करवाया जा सकता है? इनफैक्ट सेक्शन 29 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड करता है, लिखता है वहां पे ये कि एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग और नॉट कैपेबल ऑफ मेड सर्टेन आर वाइड। ये वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया, वो वाइड अब इनिशियो है। अब कैसे
क्या मतलब हुआ उसका, समझो एक एग्जाम्पल देके समझा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने 1000 लीटर ऑयल का एग्रीमेंट किया आकाश के साथ कि एट द रेट ऑफ 50 पर लीटर मुझे सप्लाई कर देगा। आकाश वाज बिजी, ठीक है। उसने कहा कि कोई अहम बात नहीं सर, आपके साथ डीलिंग होती रहती है, ठीक है। आपने लिखा तो सही है, उसने साइन कर दिए, यानी कि उसने ध्यान से देखे बगैर साइन कर दिए। और मेरे दिमाग में था कि मैं कोकोनट ऑयल की बात कर रहा हूँ, मगर अलग अलग तरह के ऑयल मैं इससे लेते रहता था, कभी कोकोनट ऑयल, कभी कुकिंग ऑयल, कभी केरोसिन ऑयल, किसी भी तरह के अलग अलग तरह के ऑयल लेते रहता था। या डिफरेंट टाइप के ऑयल सप्लाई करता था, केरोसिन ऑयल भी सप्लाई करता था। तो मेरे दिमाग में था कोकोनट ऑयल, बट एग्रीमेंट में नहीं लिखा, और इसने साइन कर लिया। अब जब सप्लाई करने की बारी आई, कहता सर कोकोनट ऑयल तो मेरे को 55 रुपीज का पड़ता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप किस ऑयल की बात कर रहे हो, तो मैं तो ये 55 ऑयल का दे ही नहीं सकता, ये तो मेरे को लगा था कि ये आपने जो कुकिंग वेजिटेबल ऑयल था उसकी बात कर रहे हो, वो दे देता हूं मैं आपको। अब भैया झगड़ा हो गया, मैं कोर्ट में गया। अब कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला, जज ने, भैया सही तो कह रहा है वो लड़का, कौन से ऑयल का आपने एग्रीमेंट किया है, आप डिफरेंट टाइप के ऑयल उससे परचेज करते रहते हो, वो डिफरेंट टाइप के ऑयल्स पे डील करता है, आपने एग्रीमेंट में लिख दिया ऑयल, कौन सा ऑयल मेंशन है क्या, नहीं मेंशन, आप बता सकते हो, सर्टेन हो सकता है, नहीं हो सकता। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं इसको किस एग्रीमेंट को भैया एनफोर्स करवाऊं जिसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो स्टूडेंट, यानी कि क्या हुआ, इन ऑर्डर टू गिव राइज टू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वेग, यानी कि अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए। वेग का मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी क्या हम आइडेंटिफाई कर पाए, सर्टेनिटी जब गायब हो तो कहते ये तो गड़बड़ है, तो एग्रीमेंट में सर्टेनिटी होनी बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी सिंपल, सेक्शन 29 के अंदर ये चीज मेंशन भी करी गई है, सेक्शन 10 में क्लियरली मेंशन नहीं है, बट सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये मेंशन थी। और चौथी चीज, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अब स्टूडेंट, मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया, मैंने अपनी वाइफ को बोला, दीदी मैं मैजिक से तेरे को कोहिनूर के पेंडेंट वाला डायमंड नेकलेस क्रिएट करके दूंगा। पहली बात तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, मगर डोमेस्टिक एग्रीमेंट को भी साइड पे भी रख दे। अब ये कोर्ट पे चली गई, कहती जी ये तो उन्होंने कहा था कि कोहिनूर के पेंडेंट वाला मैजिक से नेकलेस ला के देंगे। कोर्ट कहता है भैया ये मैजिक क्या चीज होती है, मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता है, मैजिक पॉसिबल नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। कहती उन्होंने प्रॉमिस क्यों किया, कहते वो तुम्हारे घर का मामला है, घर में जाके झगड़ा करो, बट मैं इसे इन्फोर्स नहीं करवा सकता। क्यों, मैं उस चीज को इन्फोर्स करवा सकता हूं जो पॉसिबल है, जो चीज फिजिकली या लीगली किसी तरीके से पॉसिबल हो तो उसे वो एनफोर्स कराए। बट इस टाइम पे तो भैया मैं उसका ओनर भी नहीं हूं, लीगली भी पॉसिबल नहीं है और फिजिकली भी पॉसिबल नहीं है, और कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए, मैजिक पावर आ जाए तो करवा लेना। अभी तक तो ऐसी कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुई नहीं है। सो एक अनदर इसेंशियल फीचर हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, इज दैट इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। सेक्शन 56 ये ले डाउन करता है कि एन एग्रीमेंट टू डू एन impossible act in itself is a void. If the act is impossible in itself physically or legally, तो वो भैया वो एनफोर्स हो ही नहीं सकता। किसे एनफोर्स करवाएंगे, जैसे ए ने प्रोमिस किया बी के साथ
कि वो ना ट्रेजर ढूंढेगा, खजाना ढूंढेगा थ्रू मैजिक। भैया मैजिक जब होता ही नहीं है तो कैसे वो ढूंढेगा? एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होगा स्टूडेंट। होप दिस वन इज क्लियर टू यू। अब ये 4 कंडीशंस हम लोगों ने कर ली है और जो कि सेक्शन 10 के अंदर गिवन नहीं थी बट इसेंशियल समझी जाती है। हाउएवर कुछ रूल्स भी हो सके कि भैया एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग इफ इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, मगर ये हमें सेक्शन 10 के अंदर लेट डाउन करी गई है तो इसलिए मैं उसे उसके साथ आपको समझाऊंगा। अब हम उन कंडीशंस की बात कर रहे हैं जो सेक्शन 10 में हमें दी हुई है। सबसे पहली चीज भैया एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट के लिए क्या हो? पहले एक वैलिड ऑफर हो, उस वैलिड ऑफर को वैलिड तरीके से अगर एक्सेप्ट किया होगा तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। ऑफर सेक्शन 2A था, एक्सेप्टेंस को और प्रोमिस को, सॉरी तो प्रोमिस बन जाएगा। एक्सेप्टेंस और प्रोमिस दोनों सेक्शन 2B में बताई गई, यानी कि ऑफर जब एक्सेप्ट कर ली जाती है तो वो ऑफर क्या बन जाती है? प्रोमिस बन जाती है। अब इस प्रोमिस के अंदर अगर हम ऐड कर दें क्या? कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, यानी कि समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो मिलना चाहिए ना, प्रोमिस किया है तो कंसीडरेशन अगर हम ऐड कर दें फॉर ईच अदर तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट? ये बन जाएगा एग्रीमेंट। तो यानी कि 2A 2B और 2D मिलके भाई क्या बनाते हैं? आपका एग्रीमेंट बनाते हैं, 2E बनाते हैं। 2A कहता है ऑफर क्या चीज है, 2B बताता है भैया प्रॉमिस क्या चीज है। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। और अगर उस प्रॉमिस में कंसीडरेशन फॉर ईच अदर होगी तो वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। भैया सबसे पहले देयर मस्ट बी द वैलिड एग्रीमेंट जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट बने। तो पहली एसेंशियल कंडीशन है कि एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, इसलिए हम कहते हैं एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हमने देखा भैया अभी 4 एसेंशियल कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि भैया अगर वो 4 एसेंशियल कंडीशन नहीं होगी तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो सेक्शन 10 के अंदर मेंशन है वो है कि भैया फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब है उसकी फ्री विल होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उसकी जो विल है यानी कि उसकी जो मर्जी है वो किसी फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन ना करी गई हो, उसे धमका के ऑब्टेन ना करी गई हो, या उसने गलती से ना कर दी हो, कंसेंट दे दी हो, यानी कि अंडर सम मिस्टेक या कि इन्फ्लुएंस में उसने कंसेंट दे दे। तो भैया जब हम कहते हैं कि आप एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर रहे हो, एग्रीमेंट के अंदर एंटर जो कर रहे हो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, उससे आपकी जो कंसेंट होनी चाहिए दैट मस्ट बी फ्री कंसेंट। सो फ्री कंसेंट को एक्सप्लेन किया गया सेक्शन 13 के अंदर और बोला गया है आपको फ्री कंसेंट में कि फ्री कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज टू एन एग्रीमेंट इज एन अनदर एसेंशियल एलिमेंट। ये नहीं बोला हुआ, सेक्शन 13 के अंदर बोला गया है कंसेंट मीन्स दैट द पार्टीज मस्ट हैव एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सेम चीज पे सेम सेंस में होनी चाहिए एग्री पार्टी। अब ये कंसेंट जो है मैंने बोला लविश को, मैंने बोला लविश बेटा ये गोली मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे को गोली से मार दूंगा अगर तूने अपनी ये न्यू बाइक मेरे को बेचने को रेडी नहीं हो जाता 4 रुपीज 10 हो। बाइक इससे परचेज करी है अभी 1,70,000 में, कल खरीद के लेके आया, मैं कह रहा हूँ मेरे को 10,000 में बेच दे तो गोली मार दूंगा।
भैया वो तो फ्री में भी दे देता उस टाइम डर की वजह से। तो ये रेडी हो गया, इसने साइन कर दिया एग्रीमेंट। क्या इसकी कंसेंट फ्री हुई? नहीं, इसकी कंसेंट फ्री नहीं हुई। दूसरा, एक स्पिरिचुअल गुरु थे। स्पिरिचुअल गुरु ने एक लेडी को बोला, बेटा आप मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर दो आश्रम के नाम पे, नहीं तो इस प्रॉपर्टी की वजह से आपके घर के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, झगड़ा होगा जिससे किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है। अब लेडी उनके अनड्यू इन्फ्लुएंस में थी। एक स्पिरिचुअल गुरु जिनको वो अपना गुरु मानती है, वो उन पर विश्वास करती है, उस विश्वास के लिए उसने क्या किया, ये अनजस्ट डीलिंग कर दी और प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर दी। तो बाद में ये केस क्या हो सकता है, वाइड डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि बोला जा सकता है कि वो जो स्पिरिचुअल गुरु था उन्होंने अपनी अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करके प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवाया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, लॉ किस लिए बनाया जाता है? प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। तो भैया प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस भी ना हो, या फ्रॉड करके अपने नाम पे करवा ली प्रॉपर्टी। मैंने जाके बोला भैया ये प्रॉपर्टी ना, जो आपके पास ये प्रॉपर्टी है, यहां से तो गवर्नमेंट की मेट्रो जाएगी और गवर्नमेंट इसको 5 लाख पे टेक ओवर कर लेगी। जो आपकी प्रॉपर्टी 20 लाख की, आपको तो ये 5 लाख एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ऐसा करो, ये प्रॉपर्टी ना मैं आपकी बिकवा देता हूँ इस XYZ पर्सन को। अपना बंदा बिठा दिया, 10 लाख ये आपको दे देगा, आपको 5 लाख का फायदा हो जाएगा। क्या किया जा रहा है? इस व्यक्ति के साथ, बेचारे के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। अगर फ्रॉड किया जा रहा है और उसकी कंसेंट फ्रॉड के थ्रू ली गई है, तो भैया वो भी उसकी कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। या मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाए, यानी कि जो फैक्ट है सब्जेक्ट मैटर के बारे में, फैक्ट गलत प्रेजेंट हो जाए विदाउट एनी इंटेंशन टू क्रिएट फ्रॉड, बट मिस रिप्रेजेंटेशन तो हो गई ना। मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, मैं ए कार की बात कर रहा हूं, सामने वाला बी कार के बारे में सोच रहा है गलती से। भैया मैं तो ए कार के बारे में बोल रहा था, सामने वाला बी कार के बारे में कह रहे थे, सब्जेक्ट मैटर के बारे में ही मिस्टेक हो गई। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? हम बोलेंगे भैया ये फ्री कंसेंट नहीं है। तो फ्री कंसेंट होना जरूरी है एक एग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। हर एक टॉपिक की एक एक्स्ट्रा क्लास है बच्चों, फ्री कंसेंट पे एक एक्स्ट्रा क्लास आने वाली है, यानी कि एक सेपरेट क्लास, और आपकी कंसीडरेशन के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्लास आने वाली है, यानी कि एक सेपरेट क्लास मिलने वाली है तुम लोगों को। अभी तो आप सिर्फ एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ रहे हो। अब फ्री कंसेंट किसकी? पार्टीज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कहते भैया पार्टीज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, यानी कि कैपेसिटी ऑफ पार्टी जो एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट है एग्रीमेंट के अंदर वही कर सकता है, बाकी दूसरा एग्रीमेंट के अंदर एंटर नहीं हो सकता। जैसे एक माइनर पर्सन, कुछ एक्सेप्शंस है वो बाद में करेंगे, बट नॉर्मली माइनर पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता। मोहरी बीबी और दमोदर घोष, घोष का एक केस करने वाले हम लोग, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस केस है। दूसरा, एक लुनेटिक पर्सन, एंटर नहीं कर सकता। कोई इडियट पर्सन एंटर नहीं कर सकता। एक पर्सन अगर ड्रंक सिचुएशन में है, ड्रंकनेस की सिचुएशन में है, वो एंटर नहीं कर सकता। इनको पार्टी क्या मान के चलती है? इनको इनकम्पिटेंट मान के माना जाता है। हम डिप्लोमेट के साथ एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट कैसे उसे इन्फोर्स करवाएगा? भैया फॉरेन कंट्री का डिप्लोमेट है, इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता लॉ। तो कहते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर ही ना करो। अलाइन एनिमी, हमारे देश का जो दुश्मन है उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते। कॉन्विक्ट पर्सन,
कॉन्विक्ट सजा याफ्ता, यानी कि जिसका जुर्म साबित हो चुका हो, ये नहीं बेचारे के अगेंस्ट केस चल रहा हो, उसे जुर्म ही ना किया हो, झूठा केस चल रहा हो, वो नहीं कन्विक्ट, यानी कि कानून के थ्रू उसे सजा मिल चुकी हो, तो उस टाइम पर अगर जब सजा काट रहा है तो वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता। सजा पूरी करने के बाद जब बाहर आता है दोबारा वो एंटर कर सकता है, तब वो एक आम नागरिक की तरह से हो जाता है। एक कन्विक्ट पर्सन एंटर नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट कह रहे हैं पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। जब पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं तो हम कहते हैं वो माइनर नहीं होना चाहिए, इडियट नहीं होना चाहिए, लुनेटिक पर्सन नहीं होना चाहिए, नशेड़ी नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे जिस टाइम पे एग्रीमेंट कर रहा हो उस टाइम नशे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो अपने होशोवास में है तो वो एंटर कर सकता है। डिप्लोमेट नहीं होना चाहिए, लाइन एनिमी नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट सेक्शन 11 के अंदर कई लोगों को डिस्क्वालीफाइड किया हुआ है कि भैया ये लोग एंटर नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो भैया कॉम्पिटेंट टू द पार्टी ही एंटर कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो गिव मी योर ब्यूटीफुल स्माइल। अगर ये वाला पॉइंट भी तुम्हें समझ आ चुका है तो अब स्टूडेंट क्या पढ़ा, भैया एग्रीमेंट होना चाहिए विद द फ्री कंसेंट, और फ्री कंसेंट किसकी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज की, विद द लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होती है, समथिंग इन रिटर्न। मैंने बोला भैया कि वैध ही तू मेरी कार परचेज कर ले, आई विल सेल माई कार टू यू फॉर रुपीज 2 लाख। मैं अपनी कार बेचूंगा आपको 2 लाख रुपीज की, ठीक है। अब कार देने के बदले मेरे को क्या मिल रहा है, 2 लाख रुपीज। ये क्या हो गई, मेरे लिए कंसिडरेशन हो गई। अब वैली को 2 लाख रुपए जब मेरे को दे रही है, 2 लाख के बदले में क्या मिल रहा है, 2 लाख के बदले में कार मिल रही है, उसके लिए क्या हो गई, कार कंसिडरेशन हो गई। सो दे मस्ट बी कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। दोनों को कुछ ना कुछ अपने प्रॉमिस के बदले मिलना चाहिए, यानी कि मेरे को मेरी कार के बदले 2 लाख मिल रही है और वैधी को अपनी 2 लाख के रुपए के बदले क्या मिल रही है, कार मिल रही है। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, लॉफुल कंसिडरेशन, ये लॉफुल है। मगर अगर वैधी कहती सर मुझे ना गांजा दे दो, मैं आपको 2 लाख रुपए दे रही हूं, आप 2 लाख रुपए में मेरे को ये 1 kg इलीगल ड्रग प्रोवाइड करवा दो। अरे भैया मैं तो इसका बिजनेस भी नहीं करता, अगर मैंने कोई एंटर कर भी लिया मैं 2 लाख रुपए ले लेता हूं, तो क्या ये लॉफुल कंसिडरेशन है? नहीं, ये एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। भैया कंसिडरेशन आपकी लॉफुल होनी चाहिए, यानी कि 2 लाख रुपए के बदले 1 kg अगर मैं ओपियम दे रहा हूं जो कि एक इलीगल मैटर है, एक नशे की आइटम है, वो कंसिडरेशन 2 लाख के बदले लीगल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। वो जो समथिंग इन रिटर्न है वो भैया लॉफुल नहीं मिल रहा, यहाँ पे वो कंसिडरेशन लॉफुल नहीं मिल रही। वैसे एक बात याद है ना तुम्हें, तुम पढ़ चुके हो कंसिडरेशन कैसी हो सकती है, कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी हो सकती है। चलो डेफिनेशन अभी दोबारा बता देता हूँ, पहले ये समझ लो। यहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है भैया, आपकी कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है। यानी कि एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर है तो दोनों तरफ की कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा ना हो मैंने जाके बोला अभिराज को, मैं कहा अभिराज बाबू यार मेरे को ना ये XYZ नेता ने बड़ा परेशान किया हुआ है, ये गोली जाके मार दे उसे, मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा। अब 10 लाख के बदले उसे क्या करना पड़ रहा है, क्या एक्ट करना पड़ रहा है, उसे किसी का मर्डर करना पड़ रहा है। भैया मर्डर, जेल हो जाएगी, वो भी जाएगा मैं भी जाऊंगा। ये कैसी कंसिडरेशन है, इलीगल है भैया। आप किसी को
हर्ट करने के लिए नहीं बोल सकते, और आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी नहीं कर सकते, वो भी लीगल नहीं है। तो कहता है भैया आपकी कंसिडरेशन शुड बी द लॉफुल। तो कंसिडरेशन होती क्या चीज है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी कि पास्ट, ठीक है, हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, करता है या करने से मना करता है, यानी कि नहीं करता। नहीं करना भी आपको ऐसा नेगेटिव कंसिडरेशन भी हो सकती है, ये प्रेजेंट हो गई। और प्रोमिस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कहता है कि या तो या टू अब्सटेन, अब वो कहते हैं कि मैं करूंगा, या ये होगी फ्यूचर की, प्रोमिस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो वो कहते हैं कि भैया व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन होती है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में। अब भैया ये कंसिडरेशन जो होती है इट मस्ट बी द लॉफुल, ये कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन क्या होगी? जो फॉरबिडन नहीं है लॉ के थ्रू, यानी ये लॉ ने जिसे मना नहीं किया हुआ, अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय द लॉ सच और इज सच ए नेचर दैट इट परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। अगर उसे हमने मान लिया कंसिडरेशन, वो लॉ का पर्पस से डिफीट कर देगा, यानी कि लॉ का किसी प्रोविजन को डिफीट कर देता है, या फ्रॉडलेंट नेचर की है, या इन्वॉल्व कर रही है, इंप्लाई कर रही है इंजुरी टू द अदर पर्सन, या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को, मैंने बोला भैया जाके इसके घर में आग लगा दे, ये भी क्या है? ये भी भैया आग लगाना, उसकी घर की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, ये भी क्या है? इलीगल। तो बेटा ये या इमोरेबल हो या इमोरल हो या अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी हो, सेक्शन 23 में बोला हुआ है। तो भैया वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, वो लीगल कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल। कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए। तो आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। गिव मी योर ब्यूटीफुल स्माइल। फैंटास्टिक। अब बात आ गई भैया ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, यानी कि जिस पर्पस के लिए दिया है यह कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि मैं तुझे अपना घर किराए पे दूंगा, और बी ने बोला कितना किराया? मैं कहा 20,000 रुपये। बी कहता मैं 50,000 रुपये दूंगा, मगर इस घर में ना मेरे को स्मगलिंग करनी है। बेटा जो घर दे रहा हूं, रेंट पे घर देना इज ए लीगल कंसिडरेशन। 50,000 रुपये वो भी क्या है? लीगल कंसिडरेशन। मगर किस लिए घर दिया जा रहा है? रहने के लिए नहीं, स्मगलिंग के लिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हो गया, जिस पर्पस के लिए दिया गया है, इसको हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट जो हो गया वो इलीगल हो गया। तो स्टूडेंट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज नेसेसरी दैट पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट एग्री टू द लॉफुल ऑब्जेक्ट। वो लॉफुल ऑब्जेक्ट को एग्री करनी चाहिए। द ऑब्जेक्ट फॉर विच द एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी फ्रॉडलेंट। फ्रॉडलेंट नेचर का नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, and must not imply to the injury to the person or property of another। तो बच्चों प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्ट भी उसका क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। होप दिस वन इज क्लियर टू यू। गिव मी योर ब्यूटीफुल स्माइल अगर ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। डन 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 डन, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो कहते भैया अगर ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल है फॉर वन और द अनदर रीजन द मेंशन्ड एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट वाइड माना जाएगा। एग्रीमेंट को एक वैलिड एग्रीमेंट बनने के लिए क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट एक लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब स्टूडेंट 2 पॉइंट बचे हैं, बस आराम से सुन लो। एक तो क्या बड़ा सिंपल सा, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड।
बाय द एक्ट। भैया यानी कि एग्रीमेंट जो हम कर रहे हैं वो एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए अंडर द एक्ट। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट, सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर वो हमारा एक्ट वॉइड नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे सेक्शन 26, 27 आपको सेक्शन 26 आपको बोलता है भैया अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो टू रिस्ट्रेन टू अ मैरिज, कि रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, तो शादी नहीं करेगा, भैया कुआरा मारोगे बंदे को, उसका फंडामेंटल राइट है शादी करके अपने जीवन को एंजॉय करना। तो सेक्शन 26 कहता है कि भैया आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते, ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। या आपने बोला सामने वालों को भैया तो जिंदगी भर ना बिजनेस नहीं करेगा, आप उसकी ये भी फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी अर्निंग नहीं अर्न कर सकता, जिंदा कैसे रहेगा बेचारा। मैं बोल रहा हूँ 1 लाख रुपए दे दिया तो जिंदगी भर काम नहीं करेगा, नहीं भैया नहीं, ये वैलिड नहीं है, आप उसे काम करने से नहीं रोक सकते। तो रिस्ट्रिक्ट कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं। अगर मैंने उसका बिजनेस खरीदा है, मैं बोल रहा हूँ भैया 2-3 साल के लिए तो इस एरिया में बिजनेस नहीं करेगा, बट ये नहीं तो बिजनेस ही नहीं करेगा कभी, तो इन रिस्ट्रेन ऑफ द ट्रेड वो सेक्शन 27 बोलता है। ऐसे ही वेजर एग्रीमेंट है, वेजर एग्रीमेंट है सट्टा, भैया सट्टा लगा दिया, शर्त लगा ली, वो वाले एग्रीमेंट भी वैलिड एग्रीमेंट नहीं माने जाते अंडर सेक्शन 30। तो ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्लियरली मेंशन है भैया ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब वाइड कॉन्ट्रैक्ट है यू कांट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते। होप दिस वन इज क्लियर। अब ये लास्ट पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट भैया। अरे चली गई लाइट और कैमरा चला गया, कोई बात नहीं, हम ये खत्म कर देते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपकी जो लीगल कॉम्प्लायंसेस हैं, जो लीगल कॉम्प्लायंसेस है वो आपके पूरे होने चाहिए। यानी कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हो जाती है, कुछ रूल्स हो जाते हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, तभी इन्फोर्स हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपने बोला है कि भैया मैं तेरे को उधार दे रहा हूँ 2 लाख रुपए और तू मेरे को 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर पैसे वापस दे देगा, तो इट मस्ट इन राइटिंग। वो क्या होना चाहिए? राइटिंग होना चाहिए। अगर मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ टू गिफ्ट समथिंग आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम पे कर रहा हूँ, एज अ गिफ्ट दे रहा हूँ, तो भी वो इन राइटिंग होना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई मैं इंश्योरेंस का एग्रीमेंट कर रहा हूं तो बेटा इंश्योरेंस का एग्रीमेंट भी कैसे होना चाहिए? इन राइटिंग होना चाहिए। मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और प्रॉपर्टी के बदले पैसे ले लिए 1 लाख रुपए, बट रिटर्न में नाम नहीं करी, और बाद में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 10 लाख रुपए। मैं उस सामने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए वापस देके बोलूंगा भैया ये एग्रीमेंट कोई नहीं है, मैं तेरे को नहीं बेच रहा, 10 लाख की खरीदनी है खरीद, नहीं तो ये ले अपने 1 लाख रुपए वापस। भैया वो सामने वाला क्या कर सकता है? सामने वाला क्या मेरे को इन्फोर्स कर सकता है बेचने के लिए? नहीं। क्यों? भैया इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड, उसकी स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। तो ये भी क्या हुआ? वैलिड एग्रीमेंट नहीं हुआ स्टूडेंट। तो कई सारे एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लीगल कॉम्प्लायंसेस होते हैं, तो उन कॉम्प्लायंसेस को हमें पूरा करना पड़ता है, उन फॉर्मेलिटीज को हमें पूरा करना पड़ता है। तो स्टूडेंट ये हमारा खत्म हो गया आज क्लास में कि इसेंशियल एग्रीमेंट इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एग्रीमेंट क्या होते हैं। 4 मेंशन नहीं थे सेक्शन 10 के अंदर और 7 मेंशन थे। हमने ये 11 के 11 इसेंशियल एलिमेंट कर लिए। स्टूडेंट इसके बेस पे आपको एक 8 नंबर तक का क्वेश्चन आया हुआ है, तो 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। वैसे ऑन द एवरी टॉपिक हम लोगों की एक क्लास लगनी ही लगनी है। लव यू ऑल, टेक केयर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास पे करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों।